Assalamu alaikum, 9th class. This is your biology lecture number 46 on your book page number 132, and today our topic of discussion is the mechanism of respiration. First of all, हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि एग्जामिनर आपसे किस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है. स्टूडेंट्स, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, यानी कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. इसमें से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं. ओके, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. मैकेनिज्म पे जाने से पहले हम रेस्पिरेशन को रिकॉल कर लेते हैं. रेस्पिरेशन बच्चे एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं. ऐसे प्रोसेस को कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं विद समहाउ एनर्जी भी रिलीज होती है उसमें. अब रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है वो आपके माइंड में होनी चाहिए कि ग्लूकोज यानी कि जो फूड है वो ऑक्सीजन आके उसके साथ मिलती है. ऑक्सीजन जो है वो इस प्रोसेस को ड्राइव करा रही है. ऑक्सीजन कंबाइन होती है ग्लूकोज के साथ और प्रोडक्ट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो है वो एनर्जी आ जाती है हमारे पास प्रोडक्ट्स. Okay, let's start the topic, which is the mechanism of respiration. The process of respiration involves the complex series of reactions. बच्चे respiration में बहुत सी complex series of reactions आप देखेंगे जो एक दूसरे के साथ interconnected हैं. Okay? For the study of all reactions, इन सब complex reactions की series को study करने के लिए जो है वो हम ग्लूकोज ऑक्सीडेशन देखेंगे. ग्लूकोज ऑक्सीडेशन मतलब कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी उसमें से रिलीज होती है. वी विल गो इनटू द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. इस सारे प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन को आज डिस्कस करेंगे. और जैसा कि आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमारे पास आती है. फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेजेस हैं कुछ. एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चे एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो आपको कन्वीनियंस के लिए आपको इजीली जो है इस टॉपिक की समझ आ जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन को फर्दर 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिसिस, द सेकेंड वन इज द क्रेब्स साइकिल एंड द थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ये कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करते हैं. बच्चे ग्लाइकोलिसिस में आपकी बुक में जो है वो हेडिंग्स नहीं है, तो आपने हेडिंग्स जो ग्लाइकोलिसिस में बनानी है वो 3 हेडिंग्स है बेसिक: डेफिनेशन, अकरेंस एंड मैकेनिज्म. मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है. आप डेफिनेशन इसकी एक हेडिंग बनाएंगे और एक हेडिंग आपकी होगी अकरेंस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस सेल में हो कहाँ पे रही है. पहले बच्चे हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं. ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन द ब्रेक डाउन. ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है. तो हमें इस नाम से ही पता चल गया कि इसमें क्या हो रहा है. तो डेफिनेशन बच्चे आप लिखेंगे द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज, आपको पता है ग्लूकोज C6H12O6 है, यानी कि ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है ग्लूकोज. जब ये टूटता है तो ये 2 पायरुविक एसिड्स बनाता है. ओके, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ग्लूकोज टूटेगा तो 2 हमारे पास पायरुविक एसिड आएंगे और वो दोनों 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स होंगे. अब बच्चे ग्लाइकोलिसिस एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज डायरेक्टली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया है. जब आप एफएससी में जाएंगे फर्दर तो आप पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे. इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं. ग्लूकोज कैसे जो है वो कन्वर्ट होता है, हमने डिफरेंट इसमें आप पढ़ोगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ये फ्रुक्टोज में कैसे कन्वर्ट होता है. डिफरेंट आप जो है ना इसके अंदर वाले स्टेप्स पढ़ोगे. लेकिन 9th में ये बहुत आपको ब्रीफ करके बताया गया है कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होकर 2 पायरुविक एसिड बनाता है, यानी कि हमें सिर्फ सीधा सीधा रिएक्टेंट बता दिया है और जो एंड पे प्रोडक्ट आना है वो बता दिया. जो सेंटर में सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, जो सारे स्टेप्स हैं वो हमें नहीं बताए गए, वो आप फर्दर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे. तो ये बहुत इजी है. जस्ट आपने याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर पायरुविक एसिड बनाता है. ये हमारी डेफिनेशन हो गई. अब ग्लाइकोलिसिस की अकरेंस क्या है. ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हमसे पूछा जा सकता है कि ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है. ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है और इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती इस स्टेज में जस्ट ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती. दैट्स व्हाई इट अकर्स इन द बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक. इसी वजह से ये एरोबिक में भी हो रही है और एनारोबिक हमें पता है ये तो है ही ऐसी टाइप है जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. उसके लिए ऑक्सीजन का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है.
लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो ग्लाइकोलिसिस है। इस स्टेप में भी ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब कि ये एरोबिक में भी हो सकती है और एनारोबिक में भी हो सकती है। द नेक्स्ट स्टेप इज द लास्ट एंड द थर्ड स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज द मैकेनिज्म। डेफिनेशन क्लियर हो गई। ग्लूकोज का टूट के पायरुविक एसिड बनाना, ये कहाँ पे हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ये एरोबिक में तो हो रहा है, एनारोबिक में भी हो सकता है। Okay, the mechanism of glycolysis is that the glucose, which is the 6 carbon compound, is break down into the 2 pyruvic acid, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड्स होंगे। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा वो ATP है और NADH है। ओके, अब यहाँ पे जब आपने ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाया, ग्लूकोज एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आए हैं, तो इसमें हमने रिएक्शन में क्या यूज किया? ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड NAD, निकोटीन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, और हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड आ जाएंगे, ATP आ जाएगा, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसमें 2 फॉस्फेट है। जब एक और फॉस्फेट का एडिशन होगा तो प्रोडक्ट हमारे पास ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ जाएगा, जो कि एनर्जी की करेंसी है, एनर्जी का, जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। और NAD पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की एडिशन हुई है। और ये हमारे पास दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो ग्लाइकोलिसिस बच्चे आपको क्लियर हो गया। इसमें डेफिनेशन, अकरेंस और मैकेनिज्म हमने देख लिया। अब फर्दर जो हम मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं वो क्रेब्स साइकिल है। अब हम देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल में इसके प्रोडक्ट जो है वो फर्दर साइकिल में कैसे कन्वर्ट होते हैं और फिर इसके प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है और ये हमने सिर्फ कुछ स्टेजेस इसमें से आज डिस्कस करनी है। द नेक्स्ट वन इज द क्रेब्स साइकिल। बच्चे क्रेब्स साइकिल में जो आप मोस्टली जो हेडिंग्स देखोगे वो इसमें है कि इसको डिस्कवर किसने किया, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन कैसे हो रही है और पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है। ये कुछ स्टेप्स आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे इसको डिस्कवर किया था सर हैंस क्रेब्स ने। ओके, इस वजह से हम इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस में एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से आया? बच्चे ग्लाइकोलिसिस में जो हमारे पास प्रोडक्ट आया था पायरुविक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये पायरुविक एसिड जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम ए इसमें ऐड हुआ और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। ये अगर 3 कार्बन कंपाउंड है तो जब ये नेक्स्ट साइकिल में जाएगा तो ये जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। ओके, अब ये 2 कार्बन कंपाउंड जो है वो हमारे पास फर्दर क्या प्रोडक्ट लेके आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ATP है, NADH है और FADH2 है। ओके, हमने देखा कि क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किसने किया था। अब हम देख लेते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन कैसे हुई है। बिफोर एंटरिंग इन क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले एक्चुअली पायरुविक एसिड, दिस पायरुविक एसिड विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, pyruvic acid is changed into a 2 कार्बन compound called acetyl coenzyme A। ये 3 कार्बन कंपाउंड है। जब ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो ये कितने इसमें कंपाउंड रह जाएंगे कार्बन के? ये 2 कार्बन इसमें रह जाएंगे और ये 2 कार्बन कंपाउंड है। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन कैसे करवाएंगे? बच्चे पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी और हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोडक्ट में आएंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, आपके पास NADH है जिसको निकोटीन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड भी हम कह सकते हैं और फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब इस रिएक्शन में जैसे ऊपर हमने ADP और NAD पॉजिटिव ऐड करवाया था, यहाँ पे भी हम ADP ऐड करवा रहे हैं, NAD पॉजिटिव ऐड करवा रहे हैं और FAD पॉजिटिव ऐड करवा रहे हैं। ओके बच्चे, अब ये रिएक्शन में किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं? ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, ठीक है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है इसका मतलब है कि ये रिडक्शन हो रही है। अब FAD पॉजिटिव जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हो गया है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हुआ है और FAD पॉजिटिव FADH2 में क्यों कन्वर्ट हुआ है? तो इसका बच्चे ये आंसर है कि FAD जो है वो अकोमोडेट कर सकती है 2 हाइड्रोजन्स को, ये 2 हाइड्रोजन्स को अकोमोडेट कर सकती है।
whereas NAD accept just one हाइड्रोजन। तो NAD सिर्फ एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करती है और FAD 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करती है। अब क्रेब्स साइकिल हो कहाँ पे रही है, इसकी अकरेंस क्या है, तो बच्चे ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जहां पे एनर्जी फॉर्मेशन होती है। Okay, got it. Next, move toward the last and the third stage of the aerobic respiration, which is the electron transport chain. Krebs cycle में बच्चे हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो Krebs cycle में एंटर हुआ, इसकी हमने जो है वो रिडक्शन करवाई। इसमें हमने देखा कि किस तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। उसके बाद जो फर्दर हमारे पास आ जाता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये फाइनल स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का। लास्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। इससे हमें शो हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। किसके थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाते हैं। ये एक फाइनल स्टेप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस स्टेप में क्या होगा बच्चे, ये जो प्रोडक्ट्स हैं अब ये इसमें हम यूटिलाइज करेंगे NADH और FADH2। अब इसमें क्रेब्स साइकिल में आपने रिडक्शन देखी थी, यानी हमने ये वाली चीजें ऐड करवाई थी तो हमारे पास हाइड्रोजन का एडिशन आ गया। अब इसमें जो है वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन में आपको पता है ऑक्सीडेशन में रिमूवल हो जाता है हाइड्रोजन का। ओके, अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन हम ऐड करवा रहे हैं। अभी हम देखते हैं वाटर कैसे बना। ATP हमारे पास आ रहा है, एक हाई एनर्जी बॉन्ड है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। NADH जब अपना हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर कर देगा तो ये बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में। और FADH2 जाहिर है जब इसके पास ये अफिनिटी है, इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये 2 हाइड्रोजन लेता है, तो इसके पास ये भी एबिलिटी है कि ये 2 हाइड्रोजन दे भी सकता है और फिर ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है FAD पॉजिटिव में। जिस तरह NAD पॉजिटिव पहले NADH में कन्वर्ट हुआ था, अब NADH दोबारा NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चे अगर हम इसको स्टेप्स में देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, NADH और FADH2 ने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन रिलीज कर दिए और ये कन्वर्ट हो गए NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने रिलीज किए हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स उनको ले लेंगे और वो फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे थ्रू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के साथ साथ मूव करते जा रहे हैं तो वो एनर्जी को लूज करते हैं। एनर्जी जो लूज होगी वो हम फर्दर यूज करते हैं, जो एनर्जी लूज होती है उसको आप फर्दर यूज करते हो ATP को सिंथेसाइज करने के लिए। क्लियर। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होता है, एट द एंड ऑफ अ चेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आइंस, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आइंस जो है वो कंबाइन करते हैं इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और वाटर हमारे पास आ जाता है। तो ये लास्ट स्टेप था। इसमें हमने जो 3 स्टेजेस डिस्कस किए हैं, इसमें हमने देखा कि रेस्पिरेशन का ये ओवरऑल मैकेनिज्म है, उसमें फर्दर 3 स्टेजेस हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये कैसे एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं एज अ रिएक्टेंट और फिर फर्दर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। Okay students, now note your diary. You have to learn the book page number 132 and practice.